नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान का मई मंथ का करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सबको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का पहला टॉपिक देखते हैं। वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम बीबीपी सेकेंड। ठीक है, वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। तो हमें सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जानना होगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किससे संबंधित है, ठीक है, और क्या-क्या इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं, सारी बातें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए केंद्रीय बजट 2022-23 में इसके प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। ठीक, फिर बात की इसका प्रथम चरण वो 10 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव केवतू से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो दोनों डेट हमें याद रखनी है, ये डेट बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 10 अप्रैल 2023, 10 अप्रैल 2023 से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और इसका पहला चरण कितनी 10 अप्रैल 2023 से प्रारंभ किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री थे अमित शाह और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव केवतू से इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो ये बात हमें याद रखनी है। कहां से प्रारंभ किया? केवतू से। केवतू कहां है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। अब बात करते हैं भाई इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जहां से हमें नाम से देखिए वाइब्रेंट विलेज, तो इस नाम से ये तो क्लियर है कि गांव के विकास के बारे में बात की गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि किन गांव की बात की गई है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार का उद्देश्य था जो गांव हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है उनका डेवलपमेंट करना। ठीक है, देखिए विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे गांव का व्यापक विकास करना, ताकि सीमावर्ती क्षेत्र सुरक्षित और जीवन बने रह सके। सीधी सी बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो सटे गांव हैं उन गांव का डेवलपमेंट करना सरकार का इस प्रोग्राम के तहत उद्देश्य रहा है। ठीक है, 6,839 करोड़ रुपए इस प्रोग्राम के तहत व्यय किए गए। समय सीमा की बात की वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक, और इसकी मंजूरी दी गई है अप्रैल 2025 में। अगर समय सीमा यहां से देखें तो देखिए 10 अप्रैल 2023 को यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और 2024-25 से 28-29, 24-25 से 28-29 ये हमें याद रखनी है। 24 से 28 और 25 से 29, तो ये इसका टाइम पीरियड है किसका? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। हाल ही में क्यों चर्चा में रहा? हाल ही में इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि इसका सेकंड फेज अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो कवरेज कितने हैं? 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड किए गए हैं। तो 17 राज्य, सारे वे प्रदेश, सारे जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, उन सभी को इंक्लूड किया गया है। और इस तरह से इसमें टोटल 17 राज्यों को इंक्लूड किया गया है। 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के रणनीतिक सीमावर्ती गांव, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है। आप देखिए असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, बंगाल, यूपी, उत्तराखंड, त्रिपुरा, सिक्किम, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, इस तरह से ये 17 राज्य इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब नंबर ऑफ स्टेट की संख्या काफी है, तो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूल भावना क्या है? सीमावर्ती गांव देश के अंतिम नहीं बल्कि प्रथम गांव हैं। ठीक है, तो सरकार का कहना यह है कि सीमा पर जो स्थित गांव हैं उनको क्या समझा जाता है कि ये अंतिम गांव हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि उनको अंतिम गांव नहीं बल्कि प्रथम गांव समझा जाए। नोडल मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये वित्त पोषित कार्यक्रम है। अब हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, क्यों अपन पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा प्रथम चरण में इसमें राजस्थान सम्मिलित नहीं था, द्वितीय चरण में राजस्थान को सम्मिलित किया गया है। अब जब राजस्थान को सम्मिलित किया है द्वितीय चरण में, तो राजस्थान के कौन से भी जिले जो सीमावर्ती जिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, किस जिले के कितने गांव को सम्मिलित किया गया है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक, तो प्रथम चरण में राजस्थान सम्मिलित नहीं था। बीबीपी सेकंड में इसका विस्तार पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत पाकिस्तान सीमा पर किया गया है, जिसके तहत वर्तमान में राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों के 184 गांव को सम्मिलित किया गया है। ये बात हमें याद रखनी है। हमें पता है 5 जिले कौन कौन से हैं और 5 जिलों के 184 गांव को इसमें सम्मिलित किया गया है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक, राजस्थान में जिलेवार चयनित रणनीतिक गांव देखिए। अब जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और 5वां जिला है हमारा फलौदी। ठीक है, 5 जिले हमें याद रखने हैं, गंगानगर, बीकानेर, आपका बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी। ये 5 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड किए गए हैं और इनके 184 गांवों को सम्मिलित किया गया है। 184 गांव में आप देख पा रहे हैं सर्वाधिक गांव किस स्टेट उसके हैं? जिले के 68 गांव गंगानगर के सर्वाधिक हैं। ये महत्वपूर्ण है, 5 जिलों के 184 गांव इसमें सम्मिलित किए गए हैं। बजट आवंटन
रणनीतिक गांव में विकास योजना में 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। अगली बेहद इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो ये है कि प्रतिवर्ष भाई कितना पैसा दिया जाएगा, तो 3 करोड़ रुपए इसमें व्यय के लिए दिए जाएंगे। पोर्टल आधारित प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया वाइब्रेंट विलेज पोर्टल है उसके माध्यम से संचालित की जाएगी। समन्वय तंत्र प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय समितियों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया गया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपके राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था इसमें बनाई गई है इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए। अब इन गांव के डेवलपमेंट के लिए भाई बेसिक काम किए जाएंगे, जैसे सड़क संपर्क प्रत्येक मौसम में बना रहे, दूरसंचार कनेक्टिविटी, टेलीविजन पहुंच सके, सॉलिड ऑन ग्रिड विद्युतीकरण किया जाएगा। ठीक, तो ये कुछ बातें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें क्या थी कि 10 अप्रैल 2023 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। ठीक है, कितने राज्यों में संचालित किया जा रहा है? 17 राज्यों में संचालित किया जा रहा है। 17 राज्यों में से राजस्थान के कितने? 5 जिले हैं। 5 जिले हैं, 5 जिलों के 184 गांव इसमें सम्मिलित किए गए हैं और प्रतिवर्ष सरकार कितने? 3 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक, तो ये बातें हमें याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम, ये कार्यक्रम राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। उद्देश्य वही है कि जो सीमा पर स्थित जिले हैं, गांव हैं, उनके डेवलपमेंट करना। राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम शुरू किया और इसके तहत 5 सीमावर्ती जिलों के 1206 गांव में बुनियादी विकास के लिए प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया, ताकि केंद्र और राज्य की योजनाएं मिलकर सीमांत क्षेत्रों में तस्वीर बदल सके। तो ये बात हमें याद रखनी है, प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। मतलब मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम के तहत एक फंड बना दिया, वो कितने का है? 150 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष। ठीक है, इसमें पर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कही गई है कि भाई प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे उस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत प्रति वर्ष प्रति डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 3 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ समग्र बात की गई है। 5 जिले हैं, 1206 गांव हैं और प्रति वर्ष कितने? 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 26 मई 2026 को राजस्थान के बीकानेर जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ था और उनकी अध्यक्षता में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें 360 सिक्योरिटी ग्रिड की बात की गई और अवैध निर्माणों पर, सीमा क्षेत्र में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो अवैध निर्माण हो रखे हैं, उन अवैध निर्माणों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? 5 सीमावर्ती जिलों के 1206 गांव में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा और मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम, और कितने हैं इसके? 150 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए कार्यक्रम? क्योंकि ये 2026-27 के बजट में ही इस कार्यक्रम की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए। अंतरराष्ट्रीय भारत पाकिस्तान बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में जितने भी अवैध निर्माण है उन्हें चिन्हित कर जमींदोज किया जाएगा। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ? पांचों बॉर्डर आउटपोस्ट बीकानेर पर ये अध्यक्षता कार्यक्रम जो संचालित किया गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सुरक्षा बैठक आयोजित हुई, वो कहाँ हुई? सांचो बॉर्डर आउटपोस्ट बीकानेर पर ये आयोजित की गई। ठीक, तो इस तरह से ये कार्यक्रम हमारा कंप्लीट होता है। अगली बात देखते हैं। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स है, बालोतरा राजस्थान में स्थित है, हाल ही में चर्चा में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट मिले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट मिले हैं, तो वो किस स्थान से मिले हैं, उसका नाम पूछा जा सकता है। तो वो नाम है अपना सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स, बालोतरा राजस्थान की बात है। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स हालिया खोज सर्वेक्षण रेयर अर्थ एलिमेंट्स, हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल रेयर मेटल्स के विशाल भंडार मिले हैं। इनकी आधिकारिक पुष्टि किसने की है? केंद्रीय खान मंत्रालय की टेक्निकल कंपोस्ट कमेटी है, इस बैठक में इसकी पुष्टि की गई है। तकनीकी कार्य ब्लॉकों को तकनीकी मूल्यांकन हेतु 3 विशेषज्ञ कंपनियों को कार्य आवंटित किया गया। भूवैज्ञानिक विशेषता, यह लगभग 750 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला प्राग ऐतिहासिक ज्वालामुखी कुंड है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ से रेयर अर्थ एलिमेंट मिले हैं। ये बात हमें याद रखनी है। चलिए, अब ये सारी बातें नॉर्मल है कि खान मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है, फिर इसमें तकनीकी कार्य के लिए 3 विशेषज्ञ कंपनियों को इसका कार्य आवंटित किया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हमें पूरा टॉपिक पढ़ना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलने के कारण हाल ही में चर्चा में रहा है। अब जैसे प्रमुख खनिज है, नियोबियम है, जर्कोनियम है, हाफनियम है, ये खनिज मिले हैं, तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में सिवाना
रिंग कॉम्प्लेक्स जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलने के कारण चर्चा में रहा है, वहां से कौन से खनिज प्राप्त हुए हैं? तो हमें देखिए हाफनियम है, जिरकोनियम है और नियोबियम है। नया था नियोबियम, हाफ था, हाफनियम और जिरकोनियम, ये 3 मिले हैं, एनबी, जेडआर और एचएफ। इनके उपयोग क्या हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट है, एरोस्पेस उद्योग में इसका उपयोग किया जा रहा है, सुपर एलॉय के निर्माण में, चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग है, वैज्ञानिक उपकरण में इसका उपयोग है। भारत की यह खोज भारत की क्रिटिकल मिनरल सुरक्षा, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, रक्षा और स्वास्थ्य ऊर्जा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो इंपॉर्टेंट इन नाम को एक बार याद रखेंगे, नियोबियम, जिरकोनियम और आपका हाफनियम, हाफनियम, जिरकोनियम और नियोबियम। ठीक है, चलिए परीक्षा हेतु देख लीजिए, सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित वॉल्केनिक कॉल्डेरा है। यहाँ ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स के महत्वपूर्ण भंडार मिले हैं, एनबी, जेडआर और एचएफ, ये तीनों तत्व मिले हैं जिनका उपयोग एरोस्पेस, सुपर एलॉय और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है भरतपुर का अपना घर आश्रम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंक्लूड किया गया है इसको। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि अपना घर आश्रम राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है। भरतपुर में कौन से स्थान का नाम है? बझेरा। बझेरा भरतपुर राजस्थान में स्थित है। क्या उपलब्धि रही है, क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यह महिलाओं के लिए विश्व का सबसे बड़ा आश्रय गृह बन गया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा आश्रय गृह बन गया है। इस नाम है संस्था का अपना घर आश्रम। कहाँ स्थित है? बझेरा भरतपुर में ये स्थित है। ठीक है, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिष्ठापित क्षमता देखिए 3295 में निराश्रित महिलाओं का इसमें निवास स्थान है। सत्यापित क्षमता हाल ही में इसमें मतलब वर्तमान में कितने हैं? 3295 में निराश्रित महिलाओं का यहाँ निवास स्थान है। आश्रम की विशेषता, यह महिलाओं को सम्मान पूर्वक क्या कहा जाता है? प्रभु जी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, महिलाओं को संबोधित किस नाम से किया जाता है? प्रभु जी कहकर महिलाओं को संबोधित किया जाता है। पूर्व रिकॉर्ड था लोटस हाउस वोमेन शेल्टर था अमेरिका में, लगभग वहां 1500 महिलाओं की क्षमता थी और ये लगभग आप देख लीजिए डबल है, 3295 की क्षमता है और इसके संस्थापक हैं डॉक्टर बीएम भारद्वाज। ठीक है, तो हमें याद रखनी है अपना घर आश्रम कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर बीएम भारद्वाज जी। और यहाँ महिलाओं को सम्मान पूर्वक क्या कहा जाता है? प्रभु जी के नाम से बुलाया जाता है। चलिएगा अगला टॉपिक है भिवाड़ी में राजस्थान के प्रथम सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान का प्रथम सेमीकंडक्टर क्लस्टर कहां स्थापित किया गया है? तो भिवाड़ी में स्थापित किया गया है। 15 मई 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भिवाड़ी में कहा है सालरपुर खुसखेड़ा में राजस्थान के प्रथम सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन किया। तो भिवाड़ी के अंदर भी ये बात हमें याद रखनी है, सालरपुर खुसखेड़ा कहां पे? सालरपुर खुसखेड़ा में ये स्थापित किया गया है। इस क्लस्टर में एल्सिना इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में एक सहस्त्रा सेमीकंडक्टर्स की सुविधा स्थापित किए गए हैं। अब ये जो भिवाड़ी में राजस्थान की प्रथम सेमीकंडक्टर क्लस्टर है, ये कौन सी कंपनी है? इस कंपनी का नाम है सहस्त्रा सेमीकंडक्टर। सहस्त्रा इस तरह से है ये सहस्त्रा। ठीक है, परियोजना में 1200 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा जिससे लगभग 2500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 6 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स निर्धारित की गई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि राजस्थान का प्रथम सेमीकंडक्टर जो क्लस्टर है उसका उद्घाटन कहां किया गया है? भिवाड़ी में। भिवाड़ी में कहां? सालरपुर खुसखेड़ा। सालरपुर खुसखेड़ा नाम याद रखना है। ठीक, चलिएगा कार्यक्रम के दौरान 61 करोड़ की लागत से निर्मित 34 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया गया है। तो कोई ये खास बात है नहीं। पहली लाइन इंपॉर्टेंट थी कि राजस्थान के प्रथम सेमीकंडक्टर जो क्लस्टर है इसका उद्घाटन कहां किया गया है? भिवाड़ी राजस्थान में, सालरपुर खुसखेड़ा में इसका स्थापना की जाएगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, भारत सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में जानना होगा। देखिए केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत के सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2029 तक घरेलू आवश्यकता की 70 से 75% जो सेमीकंडक्टर चिप्स है इसका स्वदेशी उत्पादन किया जा सके। ठीक, तो हाल ही में इस बजट की ही बात है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भारत का सेमीकंडक्टर मिशन प्रारंभ किया गया है और 2026-27 में, ठीक है, इसमें कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 2029 तक लक्ष्य क्या है? 2029 तक का लक्ष्य है कि हम 70 से 75% जो सेमीकंडक्टर्स है, चिप्स हैं, उनका स्वदेशी रूप से उत्पादन कर सकें। फिर अगला जो गोल है वर्ष 2035 तक का है, तो 35 तक भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण का अग्रणी केंद्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
तो दो गोल स्थापित किए गए हैं, 2029 और अगला है 2035। 2029 में बात की गई है 70 से 75% उत्पादन की, और 2035 में हमें अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। निवेश को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति जारी की गई। तो यहाँ से ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति कब जारी की गई? आपके मार्च 2026 में। मार्च 2026 में राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति भी प्रारंभ की गई है। टिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम के अंतर्गत 10 वर्षों में 85,000 इंजीनियर तैयार किए जाएंगे। फिर अगली बात इंपॉर्टेंट यहाँ से है, एक स्टार्टअप प्रारंभ किया गया जिसका नाम है चिप्स टू स्टार्टअप। स्टार्टअप का नाम याद रखना है, क्या नाम है? चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम के अंतर्गत 10 वर्षों में 85,000 इंजीनियर तैयार किए जाएंगे, और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के 323 संस्थानों में से राजस्थान के 9 संस्थान शामिल किए गए हैं इस प्रोग्राम के तहत। अगर यहाँ से कई स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ बातें हमें याद रखनी है। भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है, केंद्रीय बजट किसमें इसकी चर्चा की गई है? 2026-27 में। इसमें कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2029 का लक्ष्य क्या है? 2029 का लक्ष्य है 70 से 75% जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं इनका स्वदेशी उत्पादन करना, और अगला लक्ष्य है 2035 का, जिसमें निर्धारित किया गया है भारत को सेमीकंडक्टर के रूप अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना। ठीक है, फिर यहाँ से एक प्रोग्राम स्थापित चलाया गया, कौन सा? स्टार्टअप कार्यक्रम, जिसका नाम है चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम। इसमें बताया गया कि भाई 85,000 इंजीनियर तैयार किए जाएंगे, और इसमें जो संस्थाएं इंक्लूड की गई 323 संस्थानों को इसमें इंक्लूड किया गया, और इस 323 संस्थानों में से राजस्थान के कितने संस्थान हैं? 9 संस्थान इंक्लूड किए गए हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है कि राजस्थान के कितने संस्थान इंक्लूड किए गए हैं, तो राजस्थान के 9 संस्थानों को इसमें। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, राजस्थान का प्रथम सेमीकंडक्टर क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? भिवाड़ी, खैरतल, तिजारा। ठीक है, स्थापित कंपनी सहस्त्रा सेमीकंडक्टर्स। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है आपके इस तरह से है, सहस्त्रा सेमीकंडक्टर्स। और इसमें निवेश कितना करोड़ किया जाएगा? 1200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। ये तो हमारे इसका निवेश है। राजस्थान के प्रथम सेमीकंडक्टर क्लस्टर का मिशन है कितना? 1200 करोड़ रुपए से अधिक का। जबकि भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन था उसमें कितने करोड़ का प्रावधान था? 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, और रोजगार लगभग 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्पादन क्षमता इसकी 6 करोड़ चिप्स प्रति वर्ष निर्धारित की गई है, और मार्च 2026 में राजस्थान की सेमीकंडक्टर नीति जारी की गई। तो ये सारे पॉइंट्स हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। कंपनी का नाम याद रखना है, सहस्त्रा सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि राजस्थान का प्रथम सेमीकंडक्टर क्लस्टर जो कि भिवाड़ी, खैरतल, तिजारा में स्थापित किया जाएगा, किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो सहस्त्रा सेमीकंडक्टर द्वारा ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रथम गोडावण दिवस बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में पहली बार प्रदेश में प्रथम गोडावण दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 21 मई 2026 को। डेट याद रखनी है, 21 मई को बनाया गया। पहली बार मनाया गया 21 मई को बनाया गया है 2026 में। ठीक है, राजस्थान में पहली बार गोडावण दिवस मनाया गया जो राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण को समर्पित है। ठीक है, तो गोडावण कौन है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राज्य का राज्य पक्षी। उद्देश्य क्या है? गोडावण का संरक्षण, पर्यावरण का संवर्धन और जैव विविधता के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि हाल ही में पहली बार प्रदेश में प्रथम गोडावण दिवस मनाया गया। किस तिथि को मनाया गया? 21 मई। बेहद इंपॉर्टेंट तारीख, 21 मई को ये मनाया गया है। कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग राजस्थान के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री ने डेजर्ट नेशनल पार्क के सुधाश्री सम क्षेत्र का दौरा कर गोडावण की विशेष प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। ये सुधाश्री सम क्षेत्र कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। गोडावण के लिए ये क्षेत्र बनाया गया है। गोडावण की वर्तमान स्थिति देखो, राजस्थान में गोडावण की कुल संख्या 217 दर्ज की गई है। ये अगली इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान में कितने गोडावण है? केवल राज्य पक्षी है 217 ही बचे हैं। और इस 217 में खास बात यह है कि इसमें से 130 गोडावण जैसलमेर की प्राकृतिक आवास में पाए गए हैं। 217 में से 130 प्राकृतिक आवास में पाए गए, और 87 आपके गोडावण के ब्रीडिंग सेंटर में संरक्षित है। ठीक है, तो टोटल नंबर याद रखना है, 217 है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। प्रथम गोडावण दिवस कब मनाया गया है? 21 मई 2026 को मनाया गया है। ठीक है, इसका जो आयोजन स्थल था वो जैसलमेर में किया गया। कहाँ? उत्कर्ष जैन भवन था। उत्कर्ष जैन भवन जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया। वन विभाग के द्वारा गोडावण की कुल संख्या 217 है। प्राकृतिक आवास में कितने मिले? 130, और ब्रीडिंग सेंटर में 80। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, राजस्थान के शिक्षा नवाचारों पर नीति आयोग की मोहर लगी है। राजस्थान ने राज्य में शिक्षा के विकास के लिए जो
नीति है, शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के हिसाब से कुछ कार्यक्रम चलाए और उन कार्यक्रमों पर नीति आयोग ने मोहर लगा दी है। मतलब नीति आयोग ने मोहर लगाई, इसका मतलब यह है कि उनको उत्कृष्ट बताया कि ये प्रोग्राम राज्य में अच्छे प्रोग्राम है। ठीक है, देखिए मई 2026 में नीति आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में राजस्थान के शिक्षा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर गुड स्टेट प्रैक्टिसेस के रूप में मान्यता प्राप्त दी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस जो राजस्थान का शिक्षा मॉडल है उसको राष्ट्रीय स्तर पर किसके रूप में मान्यता दी है, तो ये टर्म याद रखनी है, गुड स्टेट प्रैक्टिसेस। गुड स्टेट प्रैक्टिसेस के रूप में राज्य के जो शिक्षा मॉडल है उसको मान्यता दी है। रिपोर्ट में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए स्वास्थ्य निगरानी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित शिक्षा नवाचारों की विशेष सराहना की गई है। राज्य सरकार के द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें से पहला कार्यक्रम देखिए, शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम अभियान। शाला मतलब विद्यालय की बात की गई और वहीं पे स्वास्थ्य की बात की गई, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को जोड़ दिया गया। शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान को शिक्षा एवं स्वास्थ्य के समन्वय का एक उत्कृष्ट मॉडल माना गया है। इस कार्यक्रम में क्या किया सरकार ने, इस अभियान के तहत 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों की 70 से अधिक स्वास्थ्य मानकों पर जांच की गई। ठीक है, कितने इंक्लूड है, 75 लाख से अधिक स्टूडेंट की जांच की गई, इनकी 70 से अधिक स्वास्थ्य मानकों की, जैसे कोई दृष्टि है, श्रवण है, पोषण है, दंत स्वास्थ्य है, शारीरिक फिटनेस के कुछ पॉइंट्स हैं। इस तरह के 70 से अधिक स्वास्थ्य मानक इसमें इंक्लूड किए गए और कितने स्टूडेंट के, 75 लाख से अधिक। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्वास्थ्य जांच के बाद उनका उपचार भी किया जाएगा, उनकी निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी और इस हेतु मोबाइल ऐप आधारित फॉलोअप भी लिया जाएगा, फॉलोअप प्रणाली भी विकसित की गई है। तो काफी बड़ा कार्यक्रम, इसके नीति आयोग ने सराहना की है। 75 लाख अपने आप में बड़ा नंबर है, 70 जांचें इसमें की गई हैं जो आपके सामने है, और फिर इनकी जांच के बाद इनका उपचार, इनकी निगरानी और उनका फॉलोअप प्रोग्राम। ठीक है, तो नीति आयोग ने इस पहल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा में स्वास्थ्य और पोषण दोनों को इसमें समाहित किया है, इसको करने वाला प्रभावी मॉडल बताया और इसकी किस रूप में सराहना की है, गुड स्टेट प्रैक्टिसेस के रूप में इसको मान्यता प्रदान। अगला कार्यक्रम है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो इस अभियान में दूसरा कार्यक्रम नाम याद रखना है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इस अभियान में ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एवं एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग किया गया। ठीक है, एआई से जांचें हो रही हैं, एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली है जिसकी नीति आयोग ने विशेष प्रशंसा की है। एआई आधारित पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लर्निंग पॉवर्टी से बाहर निकालने में सहायता मिली है। मतलब एआई के माध्यम से बालकों को सिखाया गया और इसके माध्यम से 4 लाख से अधिक जो विद्यार्थी हैं वो लर्निंग पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। ठीक है, तो ये नंबर भी बड़ा है कि 4 लाख से अधिक जो विद्यार्थी हैं वो लर्निंग पॉवर्टी से बाहर निकालने में इनको सहायता मिली है सरकार को। ठीक, चलिए अगली बात, इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन से विद्यार्थियों के अधिगम स्तर, उनका जो सीखने की क्षमता है, लर्निंग आउटकम्स है, उसमें 8 से 10% सुधार भी हुआ है। ठीक है, फिर अगली बात है परख रिपोर्ट 2024। परख रिपोर्ट 2024 में राजस्थान ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश के शीर्ष जो 10 राज्य हैं इनमें स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखना है भाई, परख रिपोर्ट 2024 आई है और इस रिपोर्ट में राजस्थान ने टॉप 10 में स्थान हासिल किया है। विशेष पहल, यहाँ से फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि टोंक जिले में पढ़ाई विद एआई, ये कार्यक्रम चलाया गया, पढ़ाई विद एआई। पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम का विशेष उल्लेख किया गया है किस जिले में, टोंक जिले में। तो याद रखना है, पढ़ाई विद एआई किस जिले में संचालित किया गया, राजस्थान के टोंक जिले में एक कार्यक्रम संचालित किया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से गणित सहित विभिन्न विषयों के परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। ठीक, तो कुछ बातें हमें जो याद रखनी है, गुड स्टेट प्रैक्टिसेस के रूप में स्टेट को मान्यता दी है। यह अभियान शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान है। दूसरा है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तीसरा परख रिपोर्ट है, परख रिपोर्ट में टॉप 10 में स्थान पाया है राज्य ने और पढ़ाई विद एआई टोंक जिले में संचालित किया गया। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम बूस्टर, राजस्थान के शिक्षा मॉडल को 2026 में नीति आयोग ने गुड स्टेट प्रैक्टिसेस के रूप में मान्यता दी और फिर अगला कार्यक्रम था शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान और इसमें 75 लाख से अधिक स्टूडेंट की 70 मानकों पर जांच की गई। ठीक है, 75 लाख प्लस विद्यार्थी, 70 स्वास्थ्य मानक और इनका फिर फॉलोअप प्रणाली भी विकसित की गई है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जिसमें ओसीआर और एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली अपनाएगी और इससे लगभग 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लर्निंग पॉवर्टी से बाहर आए, अधिगम स्तर में उनके लर्निंग जो कैपेसिटी है, सीखने की क्षमता है, उसमें भी 8 से 10% का सुधार हुआ। परख रिपोर्ट 2024 में राजस्थान टॉप 10 राज्यों में इंक्लूड हुआ है और पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम कहां संचालित किया गया, टोंक जिले में। टोंक जिले की ये अभिनव पहल है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। चलिए अगला कार्यक्रम, राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
ठीक है, राजस्थान ने तंबाकू के उपयोग के नियंत्रण में पहला स्थान प्राप्त किया है। कहाँ स्थापित किया है? विश्व स्तर, ठीक है। किसने सम्मानित किया है? डब्ल्यूएचओ ने सम्मानित किया है। तो वर्ष 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के तहत राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य के लिए पूरे दक्षिण पूर्व एशिया, कहां पर? पूरे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये बात क्लियर है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तंबाकू के नियंत्रण में प्राप्त किया है। किसने दिया है प्रथम स्थान? डब्ल्यूएचओ ने दिया है। कहां दिया है? पूरे आपके साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। यह सम्मान तंबाकू के नियंत्रण, उसके साथ जन जागरूकता, उसका कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये मान्यता है। चलिए आगे बात करते हैं भाई, ऐसा क्या था इस मॉडल की, क्या विशेषताएं थी? तो तंबाकू मुक्ति उपचार और परामर्श केंद्र, तंबाकू मुक्ति हेतु उपचार और उसके लिए परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है। राज्य में ब्लॉक स्तर तक 500 से अधिक तंबाकू मुक्ति उपचार और परामर्श केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। आमजन की सुविधा के लिए इन सभी केंद्रों को जियो टैग कर डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। प्रभावी कानून प्रवर्तन किए गए हैं, कानूनों का प्रभावी रूप से प्रवर्तन किए गए हैं। कौन कौन से कानून हैं? देखिए, राज्य में सिगरेट और अन्य जो तंबाकू उत्पाद अधिनियम है वो कब का है? 2003 का है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो गया। तो यहां से याद रखना है, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कब का है? 2003 का है। इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया गया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम कब का है? 2019 के अंतर्गत भी सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की। फिर क्या विशेषता? अगली विशेषता, तंबाकू मुक्त विद्यालय अभियान, मतलब विद्यालयों को तंबाकू मुक्त बनाए। प्रदेश के 83,000 से अधिक विद्यालयों में तंबाकू मुक्त विद्यालय दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया गया। ठीक है। फिर है जन जागरूकता अभियान, सोशल मीडिया के माध्यम से 60,000 से अधिक संदेश प्रसारित किए गए। राज्य भर में 2.55 लाख से अधिक ऑन ग्राउंड गतिविधियां, नुक्कड़ नाटक, रैली, जन जागरूकता, कुल मिला के जन जागरूकता अभियान संचालित किया गया। तो कुछ बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको आप देख लीजिए। क्या इंपॉर्टेंट है? अगला पॉइंट है तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान। तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान को आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जोड़कर, इसको मतलब आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से भी इस अभियान को जोड़ दिया गया, जिससे इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित हुई, ग्रामीण स्तर पर प्रभावी इसका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हुआ। ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना है कि भाई डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 की बात है, राजस्थान को पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में प्रथम स्थान मिला है। पुरस्कार राजस्थान के किसको? चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किया गया है। राज्य में 500 प्लस तंबाकू मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। जो एक्ट था हमारा तंबाकू नियंत्रण वाला, वो कब का है? 2003 का है। और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रोविजन एक्ट कब का है? 2019 का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। ठीक है, ये बातें हमें याद रखनी है। तो ये तो ठीक है। यहां से इस अभियान को किससे जोड़ा गया? आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से भी जोड़ा गया है। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा का नया प्रतीक चिन्ह आया है। इसके और साथ में राजस्थान विधानसभा के जो 13 द्वार हैं उनका भी नामकरण किया गया है। ठीक है, तो इसके लोगों की क्या पहचान है, क्या क्या उसमें इंक्लूड किया गया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट द्वार हैं, उनके क्या नाम रखे गए हैं, वो सारी बातें हमें देखनी होगी। और कब की बात है? नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन कब किया गया है? 18 मई 2026। 18 मई 2026 डेट इंपॉर्टेंट है। विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के अवसर पर नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया गया और 13 द्वारों का आधिकारिक नामकरण किया गया। डेट याद रखनी है, कब की बात है भाई? 18 मई की ये बात है, 18 मई। नए लोगों का, नए जो लोग हैं इसका विमोचन किसने किया? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं इनके द्वारा किया गया। राजस्थान विधानसभा देश की प्रथम विधानसभा बन गई है जिसने अपना स्वतंत्र आधिकारिक प्रतीक चिन्ह लोगो तैयार किया है। इंपॉर्टेंट यहां से हो जाता है कि यार राजस्थान विधानसभा देश की प्रथम विधानसभा बन गई है जिसने अपना स्वतंत्र आधिकारिक लोगो तैयार किया है। ठीक, चलिए नए लोगों के मुख्य डिजाइनर कौन है भाई? डिजाइनर जो हैं उनका नाम है शेर सिंह है, जिन्हें समारोह में सम्मानित भी किया गया। नए प्रतीक चिन्ह की जो मुख्य विशेषताएं हैं, राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतीक है। लोगों के शीर्ष पर अशोक स्तंभ अंकित है और जो सत्य, न्याय और संविधान का प्रतीक है। इसमें राजस्थान के जो 4 राज्य प्रतीक हैं इनको भी इंक्लूड किया गया है। जैसे हमारे राज्य वृक्ष खेजड़ी की बात करें, राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य पशु ऊंट और राज्य पक्षी कौड़ावन, इन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। ये बात हमें याद रखनी। राज्य वृक्ष खेजड़ी की बात की गई, ऊंट की बात की गई, पुष्प रोहिड़ा की बात की गई और पक्षी कौड़ावन, इन सबको इसमें लोगों में इंक्लूड किया गया है। ठीक, चलिए लोगों पर राजस्थान विधानसभा वन के रेखा चित्र के साथ राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका ध्येय वाक्य अंकित किया गया। ये बात हमें याद रखनी है। तो विधायक ध्येय वाक्य है वो क्या है? राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका, राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका।
यहाँ से कुछ गड़बड़ कर दी जाएगी, ऑप्शन क्रिएट कर दिए जाएंगे, तो हमें याद रखना है राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका। ये आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका। ठीक है, अब राजस्थान विधानसभा के 13 द्वार हैं, उनका भी नामकरण किया गया है। कुछ जैसे सौर्य द्वार है, सौर्य द्वार है, ठीक है, संकल्प है, सुशासन है, शक्ति द्वार है, कर्तव्य द्वार है। अब ये कुछ नाम हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने खास इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी एक बार याद रखने होंगे। कर्तव्य द्वार, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हो सकता है इस तरह से पूछ लिया जाए कि कौन सा विधानसभा का द्वार नहीं है, तो फिर समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसे एक बार देख लेते हैं। कर्तव्य है, शक्ति है, सुशासन है, संकल्प है, सौर है। सौर, संकल्प, सुशासन, शक्ति और कर्तव्य द्वार है। अलग अलग वो बनाए गए हैं, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का प्रवेश है कर्तव्य दौर से होगा, जनता का प्रवेश शक्ति दौर से होगा, विधायकों का प्रवेश सुशासन, अधिकारियों का संकल्प है, तो विशिष्ट अतिथियों का प्रवेश है। ठीक है, तो याद रखना है, जनता का शक्ति दौर, अधिकारियों का संकल्प है, विधायक सुशासन स्थापित करेंगे, विशिष्ट अतिथि सौर, और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष इनका कर्तव्य सुनिश्चित किया कर्तव्य दौर के माध्यम से। 8 बाहरी अंचल के द्वार हैं, इसमें प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढार, मेरबाड़, मारवाड़, बांगड़, डच, उसके आधार पर ये 8 द्वारों का नामकरण किया गया। इस तरह से ये टोटल 13 हो गए। तो 18 मई 2026 को राजस्थान विधानसभा के नए लोगों का विमोचन किया गया। डेट इंपॉर्टेंट है, 18 मई, जो कि हमें याद रखनी है, 18 मई। 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 13 द्वारों का नामकरण किया गया। विधानसभा अपना स्वतंत्र लोगो बनाने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोगों के डिजाइनर का नाम कौन है? शेर सिंह है। ये बात राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका है। प्रतीक चिन्ह में केजड़ी, रोहिड़ा, ऊंट, वड़ावन सबको सम्मिलित किया गया है। 8 बाहरी द्वारों का नामकरण राजस्थान के सांस्कृतिक अंचलों के आधार पर किया गया है। ठीक है, चलिए। प्रदेश का पहला डुअल सोर्स डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में। इंपॉर्टेंट है, देश का पहला डुअल सोर्स डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में। जयपुर के सीतापुरा में, राजस्थान के निजी क्षेत्र का। इंपॉर्टेंट बात क्या है? निजी क्षेत्र का पहला है, डुअल सोर्स है, डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। डेटा सेंटर स्थापित किया गया है, निजी क्षेत्र का है, पहला है डुअल सोर्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है? डुअल सोर्स का मतलब क्या है? डुअल सोर्स का मतलब है कि तकनीकी के अंतर्गत डेटा सेंटर को 2 स्वतंत्र ग्रिड सब स्टेशनों के माध्यम से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित, मतलब 24 आवर्स बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जानी है। इस हेतु इसका नाम रखा गया है डुअल सोर्स डेटा सेंटर, और निजी क्षेत्र का है, पहला है, जयपुर में स्थापित किया गया है। ये बात हमें याद रखनी। ठीक है, इस डेटा सेंटर को 1.5 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है, और इसकी आईटी जो क्षमता है वो 6 मेगावाट की है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना। प्रदेश का पहला डुअल सोर्स डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में स्थापित किया गया। चलिए, डेटा सेंटर को 220-33 केवी के सीतापुरा ग्रिड सब स्टेशन और 132-33 केवी के सीतापुरा सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति। ठीक है, दोहरे स्रोत से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान डिस्कॉम के जो टर्म एंड कंडीशंस है उनमें भी नियमों में संशोधन किया गया है। अब देख लीजिए, राजस्थान का पहला निजी डुअल सोर्स डेटा सेंटर कहाँ? सीतापुरा, जयपुर में स्थापित है। निर्माण कंपनी कौन सी है? एसटीटी जीडीसी इंडिया के द्वारा ये निर्माण किया जाना है। एसटीटी जीडीसी इंडिया, एसटीटी जीडीसी इंडिया कंपनी का नाम है, और इसके लिए संशोधन किया गया है नियमों में। ये बात ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया जा रहा है, और एसटीटी जीडीसी इंडिया के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अब देखिए, देश के पहले आरआरटीएस नेटवर्क से जुड़ेगा राजस्थान। आरआरटीएस क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, आरआरटीएस, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, अब इसमें किस क्षेत्र को जोड़ा जाएगा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और राजस्थान और हरियाणा सरकारों की सहमति से नमो भारत ट्रेन का संचालन दिल्ली से अलवर तक किया जाएगा। किस किस राज्यों की सहमति है? राजस्थान और हरियाणा राज्यों की सहमति है। नमो भारत ट्रेन का संचालन दिल्ली से अलवर किया जाएगा। हाई स्पीड आरआरटीएस कॉरिडोर सराय काले खान से प्रारंभ होकर मुनिरका, एरोसिटी, गुरुग्राम, बाबल हरियाणा, एसएनबी, शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड, खेड़तल होते हुए अलवर तक पहुंचेगा। मतलब दिल्ली से अलवर की जो कनेक्टिविटी है उसमें सुधार है। नमो आपकी भारत ट्रेन है, दिल्ली से अलवर तक संचालित की जाएगी, और ये कुछ क्षेत्र जहां से इसका मार्ग होगा। कॉरिडोर का दूसरा चरण एसएनबी से नीमराना, बहरोड होते हुए सोता नाला तक विस्तारित किया जाएगा। तो इतना हमें याद नहीं रखना है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो दिल्ली से अलवर है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट। राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों की सहमति से इसको संचालन किया जा रहा है। चलिए, भिवाड़ी, नीमराना,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं इनको सीधा लाभ होगा, कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। देखिए इसमें आगे बताया भी गया है कि इस कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है, 196 किलोमीटर ये लंबा कॉरिडोर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है आरआरटीएस की, 196 किलोमीटर लंबा है और इसमें टोटल 196 किलोमीटर में 22 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और इस 22 स्टेशनों में से 6 स्टेशन राजस्थान में स्थापित होंगे। अधिकतम जो गति है वो 160 किमी प्रति आवर होगी और इस परियोजना के पूर्ण होने पर दिल्ली से अलवर की जो यात्रा है वो 117 मिनट में पूरी की जा सकती है। स्पेसिफिक टाइम का नंबर दे रखा है कितना, 117 मिनट, तो इसलिए हमें इसको याद रखना होगा। 117 मिनट का रास्ता हो जाएगा आपका दिल्ली से अलवर का। ठीक है, दिल्ली से अलवर का रास्ता कितने टाइम का हो जाएगा, 117 मिनट में आप पहुंच जाओगे दिल्ली से अलवर। ठीक है, 22 स्टेशन स्थापित होंगे, 22 में से 6 स्टेशन राजस्थान में होंगे। टोटल किलोमीटर है 196 किलोमीटर। 196 किलोमीटर का रास्ता आपके 117 मिनट में तय हो जाएगा और इसकी रफ्तार होगी 160 किमी प्रति आवर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे इस प्रोग्राम के तहत। चलिए, परियोजना को वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो राजस्थान देश के पहले आरआरटीएस कनेक्ट नेटवर्क से जुड़ेगा। नमो भारत ट्रेन का संचालन दिल्ली अलवर मार्ग पर होगा। कुल कॉरिडोर की लंबाई 196 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है, 100, देख लीजिए 196 में से राजस्थान में 91 किलोमीटर है। टोटल 196 किलोमीटर में 22 स्टेशन है, जिसमें से राजस्थान में कितने स्टेशन है, 6 स्टेशन है। अधिकतम गति कितनी है, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी ट्रेन की। 160 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन की स्पीड है। टोटल स्टेशन 22 हैं, 22 में से 6 राजस्थान में है। किलोमीटर 196 है, 196 में से 91 किलोमीटर राजस्थान में इंक्लूड है। ठीक है, चलिए अगली बात देखते हैं। डॉक्टर मंजू बागमार को बर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। राजस्थान की महिला और बाल विकास राज्य मंत्री हैं डॉक्टर मंजू बागमार। इनको बर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हाल ही में बर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किसको प्रदान किया गया है। तो राजस्थान की मंत्री हैं डॉक्टर मंजू बागमार। ठीक है, इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए संस्था द्वारा डॉक्टर मंजू बागमार को विशेष आमंत्रण इनविटेशन लेटर भेजा गया। तो छोड़िए, यह सम्मान 26 जून 2026 को प्लेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर में आयोजित 10वें अवार्ड समिट के दौरान प्रदान किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पहला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, किसको प्रदान किया गया है, बर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स डॉक्टर मंजू बागमार। ठीक, चलिए, प्लेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर ब्रिटेन की संसद जो यूके पार्लियामेंट है उसकी एक ऐतिहासिक ये भवन है। इंपॉर्टेंट बात यहां से देखिए आप, डॉक्टर मंजू बागमार से पूर्व भजनलाल शर्मा को भी बर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा यही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जा चुका है। मतलब इनसे पहले भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री जी को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है, डॉक्टर मंजू बागमार। प्रदान करने वाली संस्था बर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है, ये बात हमें याद रखनी है। बर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स संस्था के द्वारा इसको प्रदान किया जा रहा है। 10वां अवार्ड समिट था, आयोजन स्थल कहाँ, वेस्टमिनिस्टर लंदन में ये अवार्ड दिया गया है और इससे पहले किसको मिला है, भजनलाल शर्मा जी को ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कोटा डोरिया और एरी सिल्क के संगम से बनेगा एक प्रीमियम फैब्रिक। एक प्रीमियम फैब्रिक का निर्माण किया जा रहा है किस को मिला के, कोटा डोरिया और एरी सिल्क। ठीक है, तो यहाँ से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये एरी सिल्क कहाँ का है, कोटा डोरिया के बारे में तो हमें पता है। ठीक है, तो राजस्थान का पारंपरिक कोटा डोरिया और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रसिद्ध है एरी सिल्क। एरी सिल्क कहाँ से है, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां से ये संबंधित है एरी सिल्क। इन दोनों को मिलाकर एक नया प्रीमियम फैब्रिक विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इस फ्यूजन फैब्रिक में एरी सिल्क की मुलायम बनावट और कोटा डोरिया के हल्केपन का अनूठा मेल होगा, जिसे वैश्विक प्रीमियम बाजारों के लिए तैयार किया। वस्त्रों की विशेषता कैसी होगी भाई, एरी सिल्क अपनी मजबूती और गर्माहट और कोटा डोरिया अपनी विशेष चौकड़ीदार बनावट के हल्केपन के लिए प्रसिद्ध है। दोनों पारंपरिक शैलियों का यह अनूठा संगम भारतीय हस्तकरघा उद्योग को वैश्विक स्तर पर नई दिशा देगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से बनेगा कि किन किन को इंक्लूड किया गया है, तो कोटा डोरिया और एरी सिल्क, ये दोनों नाम हमें याद रखने हैं। इन दोनों को मिलाकर एक नया फैब्रिक जनरेट किया जा रहा है। और ठीक है, और ये जो एरी सिल्क है इसका संबंध कहां से है, पूर्वोत्तर भारत का है ये। ठीक, चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएई बनाएगा जैसलमेर में सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी नेटवर्क। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, हरित एनर्जी के क्षेत्र में, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान पहले ही अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, अब और भी आगे एक प्रोजेक्ट आया जैसलमेर में सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, अब कौन सा देश लगा रहा है, तो इसको यूएई बना रहा है। इस प्रोजेक्ट को कौन बना रहा है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा कहाँ स्थापित किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को, जैसलमेर में। दोनों बात याद रखनी है,
राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान में जैसलमेर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ, किस कंट्री के द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो यूएई के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। ठीक, तो संयुक्त अरब अमीरात, राजस्थान सरकार सरकार राजस्थान के जैसलमेर में देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब स्थापित करने, ये मतलब देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब है। ऐतिहासिक निवेश है इस प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट के तहत 3 लाख करोड़ रुपए का भारी विदेशी निवेश, 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश है, जो देश के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। परियोजना की क्षमता है कुल 60,000 मेगावाट। इंपॉर्टेंट बात है, 60,000 मेगावाट की ये क्षमता विकसित करेगा और इसके अंतर्गत चाहे सोलर हो, विंड, बैटरी स्टोरेज और बायोमास, सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। सबको एक साथ है एनर्जी में, सोलर की बात करें, चाहे विंड एनर्जी की, चाहे बैटरी स्टोरेज की और चाहे बायोमास, सब कुछ मिलाकर कितनी क्षमता है? 60,000 मेगावाट की क्षमता है। और आपने देखा 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 3 लाख करोड़ में 60,000 मेगावाट जैसलमेर में बनेगा और कौन सा देश बनाएगा? यूएई के द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मान लीजिए, ठीक है, जरूर किसी ना किसी एग्जाम में देखने को अपने को एक क्वेश्चन मिलेगा। चलिए, अगला पॉइंट है जयपुर एयरपोर्ट को मिला ग्रीन एयरपोर्ट का सम्मान। ठीक है, जयपुर एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट का सम्मान मिला है। किसने दिया है भाई? तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिष्ठित ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2026 में सिल्वर सम्मान प्राप्त, सिल्वर, ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ग्रीन एयरपोर्ट का सम्मान मिला है, कौन सा? सिल्वर सम्मान, ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2026 में। यह सम्मान मई 2024 में बैंकॉक में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया। कहाँ आयोजन किया गया इसका? बैंकॉक, थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया। पुरस्कार श्रेणी, प्रदाता और मुख्य उपलब्धियां देख लीजिए। प्रदाता कौन है? एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, एशिया एयरपोर्ट्स की काउंसिल है, इंटरनेशनल काउंसिल है, इसके द्वारा ये प्रदान किया जा रहा है। एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट, ठीक है, श्रेणी। जयपुर एयरपोर्ट को यह है सिल्वर रेटिंग, 5 से 15 मिलियन वार्षिक यात्री श्रेणी में दी। कैटेगरी कौन सी है? 5 से 15 मिलियन वार्षिक यात्री यहाँ ट्रेवल करते हैं। कूलिंग टर्मिनल इकोसिस्टम है यहाँ पे। टर्मिनल 2 पर हाई परफॉर्मेंस ग्लास यूज किया गया है। इंसुलेटेड रूफिंग का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे राजस्थान की जो भीषण गर्मी और लू है उससे निपटने हेतु क्लाइमेट रेजिलिएंट ढांचा तैयार। इसकी कुछ एयरपोर्ट की विशेषताएं जो टर्मिनल 2 पर लगाई गई हैं, जो राजस्थान की भीषण गर्मी से राहत दिलाता है, लू से निपटने में सक्षम है। क्या है? इंसुलेटेड रूफिंग की गई है, हाई परफॉर्मेंस ग्लास का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ग्रीन एयरपोर्ट का दर्जा जयपुर को मिला है, सिल्वर कैटेगरी में मिला है। ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2026 बैंकॉक में ये दर्जा मिला है। ठीक, ऊर्जा दक्षता देखिए, स्मार्ट लाइटिंग का प्रयोग किया गया है। उन्नत तकनीकों के कारण एयरपोर्ट की ऊर्जा खपत में 35% की कमी आई। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन में कमी आई। पर्यावरण अनुकूल पहलों से यह एयरपोर्ट लगभग सालाना 200 टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन कम कर रहा है। अन्य प्रतिष्ठित उपलब्धि क्या है? जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, भारतीय उद्योग परिसंघ CII, भारतीय उद्योगों के द्वारा एक विशेष तमगा इसको प्राप्त है, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। लेवल 3 एक्रीडिएशन, एयरपोर्ट को ACI से कार्बन प्रबंधन के लिए लेवल 3 का एक्रीडिएशन भी इसको हासिल है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं जिनके आधार पर इनको सिल्वर रेटिंग दी गई है। वाटर पॉजिटिविटी, ये उत्तर भारत का दूसरा वाटर पॉजिटिविटी सर्टिफाइड एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, सरिस्का अगला पॉइंट है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना हेतु MOU किया गया है। कहाँ पे? सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात की गई है, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना हेतु किसके साथ MOU हुआ है और ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। मई 2026 में द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन एवं राजस्थान वन विभाग के बीच ये समझौता हुआ है। कौन सी संस्था है? एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन है, द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन। इस समझौते के अंतर्गत सरिस्का टाइगर रिजर्व में अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा, प्रकृति के प्रति जागरूकता, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। टाइन फाउंडेशन के सहयोग से सरिस्का में 1.04 करोड़ की लागत से एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यही है कि हाल ही में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? सरिस्का टाइगर रिजर्व में की जाएगी। और इसकी स्थापना, ये MOU किसके लिए, किसके मध्य हुआ? द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन और राजस्थान के वन विभाग। ठीक है, विभाग याद रखना है, वन विभाग और द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन के मध्य समझौता हुआ है। इस कन्वेंशन सेंटर का उपयोग वन विभाग द्वारा सम्मेलन, बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। कोई खास बात है नहीं, है ना। द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन
तो टेको वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की पशु कल्याण पहल है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है, ये फाउंडेशन है, द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका है? ये आपके वेदांता समूह से संबंधित है, रिलेटेड है, ये बात हमें देखनी है। और टेको की स्थापना वर्ष 2022 में हुई है, पशु कल्याण और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, सस्टेनेबल इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से कि वेदांता समूह से ये संबंधित, ये बात हमें याद रखनी। चलिएगा, एग्जाम बूस्टर, तो टेको और राजस्थान वन विभाग के बीच में हुआ है। अग्निवीर सग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर है, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में स्थापित किया जाएगा। सहयोगी संस्था आपने देखा शाहीन फाउंडेशन, और रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए 8 निगरानी वाहन भी रवाना किए गए हैं। टेको की स्थापना 2022 में हुई है, और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की ये पशु कल्याण। ठीक है, तो बात करेंगे, तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। इस तरह से राजस्थान से संबंधित काफ़ी टॉपिक्स को हमने इस क्लास में देखा, करंट अफेयर जो मई से रिलेटेड थे। अगली क्लास में फिर कुछ टॉपिक्स के माध्यम से जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं करंट अफेयर के, उनको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।